9 AM Club आरजे विनी के साथ। हाय, दिस इज आरजे विनी ऑन 94.3 माय एफएम और स्वागत है आपका 9 AM क्लब में, जहां आपसे जुड़ी, आपके शहर से जुड़ी बातें होती है। और आज हमारे मेहमान एक बड़ी ही खास शख्सियत मिस्टर हिमांशु राय, जो कि हैं डायरेक्टर IIM इंदौर। सर, IIM इंदौर, आपको पता है कैसा लोगों का सपना है कि एक बार हमें कैंपस ही देखने को मिल जाए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लोग IIM इंदौर के विषय में ऐसा सोचते हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगे जाकर के भविष्य में जब भी लोग सोचें कि उत्कृष्ट शिक्षा कहाँ पे मिलती है, वो IIM इंदौर के विषय में ही सोचें। क्या बात है सर, एजुकेशन हब आज की तारीख में इंदौर बन गया है और उसका एक बड़ा कारण IIM इंदौर को माना जाता है। सर, 3 साल से आप यहाँ पर बतौर डायरेक्टर हैं IIM इंदौर में। आपने डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस करे हैं और आपके आने के बाद और ज्यादा सम्मान IIM इंदौर को मिला है। आगे आप कहाँ देखते हैं IIM इंदौर को? IIM इंदौर को मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरह देखता हूँ जो कि देश की समस्याओं का समाधान करेगा। क्या बात है। IIM इंदौर को मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरह देखता हूं जो कि आगे जाकर के भारत के टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस में और इस पृथ्वी के 50 टॉप इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट के क्षेत्र में आएगा। और ना सिर्फ मैनेजमेंट की एजुकेशन देगा, बल्कि ऐसी शिक्षा देगा जिससे लोग आसपास जो भी देखते हो उसके प्रति संवेदनशील बन करके सब लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सोशली कॉन्शियस लीडर्स, उनको प्रोड्यूस करने का IIM इंदौर प्रयास करेगा। बिल्कुल सर, आप एक मैनेजमेंट गुरु हैं, एक विजनरी लीडर हैं। शायद इसी सोच के साथ आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में 50 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स जारी हो चुके हैं IIM इंदौर में। सर, और यहाँ पर उम्र की कोई सीमा नहीं है पढ़ाई की, इसके पीछे क्या विजन है? आयु की कोई सीमा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहां हम ज्ञान की बात करते हैं तो ना तो ज्ञान की सीमा है, ज्ञान अथाह है, और उसी तरह ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई भी आयु की सीमा नहीं होती है। जब मैंने स्वयं 30 साल की आयु में ये निर्णय लिया कि मैं अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ करके, मैं टाटा स्टील में काम करता था जमशेदपुर में, वापस एक क्लासरूम में जाऊंगा, तो मेरे से भी ये प्रश्न किए गए थे कि 30 साल की आयु में अब कौन जाकर के क्लासरूम में बैठता है। लेकिन मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। मेरे अपने जान पहचान में परिचित लोगों में एक हैं श्री CB शर्मा जी, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। उसके बाद उन्होंने 2 मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक आपके मन में कुछ भी जानने की जिज्ञासा है, तब तक आप पढ़ सकते हैं। इसलिए IIM इंदौर में हम लोग किसी भी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में कभी भी आयु की सीमा न रखते थे और ना आगे रखेंगे। क्या बात है। तो IIM इंदौर वो जगह है जो आपके पछतावे को अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। अगर मन में कोई मलाल रह गया है कि यार ये पढ़ लेना था, ये कर लेना था, तो IIM इंदौर इज द प्लेस जो आपको ये मौका दे सकती है। सर, आपने एक शब्द यूज करा, संवेदनशीलता, कि आसपास की चीजों को लेकर संवेदनशीलता। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, IIM कैंपस में ये संवेदनशीलता देखने को मिलती है, चाहे प्रकृति के प्रति हो या जीव जंतुओं के प्रति हो। मैंने डॉग शेल्टर्स और गार्डन्स के बारे में वहां के सुना है, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। IIM इंदौर में एक हमने आध्यात्मिक उपवन बनाया है। आध्यात्मिक उपवन जहाँ पे लोग आकर के अपने आप से बातें कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज जो मैं देखता हूँ लोगों की काम करने की, चाहे किसी भी कार्य को करने की, कि वो स्वयं से जुड़ना भूल गए हैं। और इसलिए हमने एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया है, हमने ऐसा एक स्थान क्रिएट किया है जहां पे लोग आकर के आत्ममंथन कर सके, आत्मचिंतन कर सके। साथ ही हम पृथ्वी से जुड़े रहना चाहते हैं। हमारे देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारा जो संबंध है वो प्रकृति के साथ है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। इन सब के साथ हमारा संबंध है। तो इसलिए हमने वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू की है, जहां पे हम स्वयं ही सब्जियां, फल इत्यादि उगाते हैं। उसको हम स्वयं उगाते हैं और फिर हमारे ही जो लोग हैं, खासकर जो हाउसकीपिंग के लोग हैं, उनके बीच में बांट देते हैं। तो इससे एक संवेदनशीलता बनती है पृथ्वी की तरफ। उसी तरह से हम जल संग्रह करने का प्रयास करते हैं। इससे हमारी संवेदनशीलता बनती है जल की तरफ, कि हम जल को अपव्यय ना करें, बल्कि उसका संरक्षण करें और जितना कम से कम व्यय है वो कर सके। तो इस तरह से हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं IIM इंदौर में, और हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। डॉग शेल्टर की आपने बात की, उसको पहले डॉग पाउंड कहा जाता था, और हमने कहा ये डॉग पाउंड नहीं है, यहाँ पे हम उनको बंद करके नहीं रख रहे हैं, ये एक शेल्टर है।
तो ना सिर्फ हम उनका ध्यान रखते हैं बल्कि हम उनको अडॉप्ट होने में भी सहायता करते हैं, और अभी तक हमारे 6 डॉग्स अडॉप्ट हो चुके हैं। तो लोगों ने बाहर से श्वान को खरीदने की अपेक्षा हमारे शेल्टर से उसको अडॉप्ट करना ज्यादा बेहतर समझा है। तो they were stray dogs. Absolutely. Okay. All the stray dogs. And not only do we take care of the stray dogs which are inside the campus now, बल्कि अब कैंपस के बाहर भी यदि हमको कोई घायल कुत्ता मिलता है तो हम उसको ला करके अपने डॉग शेल्टर में रखते हैं। और इसके अलावा जो हमने किया, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं भी एक पेट फादर हूँ, मेरा 9 साल का एक लैब्राडोर है। अच्छा। हमने अपने पेट शेल्टर में हर डॉग को एक नाम दिया है, एक बर्थडे दिया है जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उन डॉग्स को वॉक के लिए ले जा सकते हैं और फिर वापस वहां पे ले आते हैं। 24 घंटे का केयर टेकर एक रहता है वहां पे। तो इससे स्टूडेंट्स के मन में एक जानवरों के प्रति भी संवेदनशीलता बनती है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक पेट है उससे आपको अधिक लाभ मिलता है पेट की अपेक्षा। फॉर श्योर। मैंने तो लोगों को देखा है कि लोग अपने डिप्रेशन का इलाज करते हैं Absolutely. पेट्स को साथ में रखकर। पेट इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। मैं अपने काम के बाद जैसे ही जाता हूँ और अपना जो मेरा पेट बेबी है बर्टी, उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करता हूँ, सारी टेंशन और सारा स्ट्रेस कम हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या बात है। IIM में एजुकेशन मतलब हमारे देश की हाईएस्ट एजुकेशन में जिसे गिना जाता है, प्लस स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन शायद IIM इंदौर में ही देखने को मिलता है। सर, IIM इंदौर ने कई बार इंदौर को आगे बढ़ने में मदद की है। इंदौर बहुत अच्छे काम कर रहा है। आज भी कुछ 6 अवार्ड्स इंदौर को मिलने वाले हैं, और हर जगह पर हमको बहुत अब गर्व महसूस होता है कि इंदौर हर जगह नंबर 1 है। आगे इंदौर को एज अ सिटी आप कैसे देखते हैं, या क्या चेंजेस आपको लगता है कि अभी और बाकी हैं जो हमें करने चाहिए इंदौर में? जब मैं इंदौर के एयरपोर्ट से पहली बार आकर के IIM कैंपस की तरफ जा रहा था, तो जो सबसे पहला मेरे मन में 2 विचार आए। पहला विचार ये आया कि इंदौर को जो देश का स्वच्छतम शहर कहा जाता है वो वास्तव में सही है। ऐसा नहीं है कि मात्र कागजी कार्यवाही हुई है, क्योंकि इंदौर वास्तव में साफ है। बिल्कुल। और दूसरा जो विचार आया, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आखिर देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, आखिर अपने प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दूसरा विचार आया मेरे मस्तिष्क में, वो ये था कि यहाँ का ट्रैफिक बड़ा खराब है। लेकिन सो वहां से यहाँ तक आने में जो मैंने ट्रैफिक के कानून को तोड़ते हुए देखा लोगों को, और साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी कि कोई गोल चक्कर है वो छोटा है, कोई गोल चक्कर है वो बड़ा है, या जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है, या ट्रैफिक लाइट जहाँ होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए मैंने आते ही ये घोषणा की थी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 100 दिन के अंदर हम इंदौर के ट्रैफिक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देंगे। क्या बात और 100 दिन के अंदर हमने दिया। अच्छा। लेकिन उस समय कुछ थोड़ा राजनीति बदल रही थी प्रदेश की, तो उसको पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक जो सड़क है उसको एक मॉडल रोड के रूप में कन्वर्ट किया गया था। तो हमने एक 5E लेकर के, जिसमें एजुकेशन आता है, एनवायरनमेंट आता है, एनफोर्समेंट आता है, इमरजेंसी आता है, इनको लेकर के हमने एक सोल्यूशन दिया, और इंजीनियरिंग आता है, इसको लेकर के हमने एक सोल्यूशन दिया कि कैसे इन 5E के द्वारा हम इंदौर के ट्रैफिक को बेहतर बना सकते हैं। अब इसी 5E के मॉडल को लेकर के हम अन्य शहरों के विषय में भी उनको भी हम एक सोल्यूशन प्रदान कर रहे हैं। अगर मैं इंदौर को देखूं तो इंदौर एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बिल्कुल। और जो खासकर MSME है, जो लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग है, मेरे ख्याल से वो रीढ़ की हड्डी है। तो मुझे लगता है कि उनको सशक्त कैसे किया जा सकता है, उनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर अब हमें विचार करना होगा। विचार हो रहा है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है जो कि उस पे विचार कर रहा है। कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही मीटिंग में मैं भी था, जहां पे 75 स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया था, जिसमें से टॉप 25 को और अधिक सम्मानित किया गया था। पर मुझे लगता है एक इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और दूसरा चीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी हम एक स्थान की खुशहाली की बात करते हैं, उसके हैप्पीनेस क्वोशिएंट की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या मैं यहाँ पे सेफ फील करता हूँ? क्या मेरे परिवार के लोग यहाँ पे सेफ सुरक्षित फील करते हैं? क्या मेरे परिवार के लिए जो सुख सुविधाओं की जो आवश्यकता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारी इच्छाएं हैं, बल्कि जो आवश्यकता है, जैसे स्वच्छ जल,
जैसे इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे विद्युत, जैसे एक बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ना कि सिर्फ एक प्राइवेट हमारी गाड़ियां इत्यादि, ये सब है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अब हमको इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक चीज जिस पे मैं भारत में अन्य स्थानों पे भी बात कर रहा हूँ वो ये कि भविष्य में, जैसे अभी हम लोग एक देश के जीडीपी की बात करते हैं, भविष्य में सिटीज के जीडीपी की बात की जाएगी। क्या बात है? सिटी के जीडीपी की बात की जाएगी, सिटी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें हाँ। इंदौर को अभी थोड़ा और काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक फ्यूचरिस्टिक इंदौर मुझे इसके साथ दिखाई दे रहा है। एक चीज जो आपने कही कि लघु और मध्यम उद्योग, सर इस लाइन में अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स और यूथ में बहुत एनर्जी है स्टार्टअप्स को लेकर। आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स कैसे सहायता कर सकते हैं इकोनॉमी को, चाहे वो प्रदेश की हो, राज्य की हो, शहर की हो या देश की हो, उसे अच्छा करने में, और उन्हें और किस तरह के सपोर्ट देने चाहिए जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें? तो स्टार्टअप्स के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहली जो उनको भी आवश्यकता होती है वो ये कि ईज ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करना कितना सरल बनाया जा सकता है। मान लीजिए मेरे को धन की आवश्यकता है, मेरे को एक बैंक लोन की आवश्यकता है, मेरे को सीड मनी की आवश्यकता है, वो कितने कम समय में और कितने कम पेपर्स दिखा करके मुझे मिल सकता है। बिकॉज एक जो हमारे बैंकिंग क्षेत्र में एक बोला जाता था कहावत कि अगर आपको लोन लेना है तो सबसे पहले आपको ये दिखाना होगा कि आपको उस लोन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक दिखाना पड़ेगा आपके पास ये जमीन है या आपके पास ये इस तरह की कोई प्रॉपर्टी या एसेट है। तो यदि वो होता तो संभवतः व्यक्ति लोन लेता ही नहीं लेता। तो इसको कैसे हम एक उसका सरलीकरण कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक इकोसिस्टम लाना, अर्थात जिनके पास फंड्स है और जिनको फंड की आवश्यकता है उनको लाना, एक मेंटोरशिप। जैसे उदाहरण के तौर पे इंदौर के पास सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है, आईआईटी यहाँ पे है, आईआईएम यहाँ पे है, आरआर कैट यहाँ पे है। तो आपको जिस तरह के भी एक्सपेरिमेंट करने हो, कोई भी तरह का मेंटोरशिप चाहिए हो, वो आपके पास उपलब्ध है। लेकिन इनको भी उस इकोसिस्टम के साथ जोड़ना, आईआईएम को इकोसिस्टम के साथ जोड़ना। आईआईएम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, पर अभी भी पूर्णतया नहीं। जैसे सुपर कॉरिडोर एक बन रहा है, तो मेरे अनुसार सुपर कॉरिडोर में ना सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए स्थान होना चाहिए, बल्कि आईआईएम और आईआईटी को भी स्थान दे देना चाहिए, ताकि उनके कुछ लोग वॉलंटरी बेसिस पे वहां पे जाकर के मेंटोरशिप दे सके जितने भी स्टार्टअप हो। और जो तीसरी चीज है वो है कि स्टार्टअप्स को भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको जान के ये हैरानी होगी कि जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रैफिक का असर मात्र हमारे समय पे नहीं पड़ता। ये नहीं कि आपको अपने स्थान पे जाना है, कार्यस्थल पे जाना है, मुझे अपने कार्यस्थल पे जाना है तो उसमें हमें देरी होती है। देश की प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है, क्योंकि जब ट्रैफिक स्लो होता है तो गुड्स का जो मूवमेंट होता है ट्रक्स इत्यादि के माध्यम से वो कम हो जाता है, वो धीमा पड़ जाता है, और उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसकी अगर स्टडी की जाए तो हमें पता चलेगा कि लगभग 25% नुकसान होता है या उसके अधिक। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और ये ध्यान रखें कि जब भी स्टार्टअप्स आएंगे तो उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है इंदौर की ही नहीं पूरे प्रदेश की बढ़ेगी। और यहाँ पे मैं भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप मान लीजिए एक रोल्स रॉयस की फैक्ट्री लगाते हैं, अच्छी कार है और होना भी चाहिए, एक लग्जरी कार है, उससे आप कितने लोगों को जॉब्स दे सकते हैं? बहुत कम, क्योंकि रोल्स रॉयस की पूरी फैक्ट्री रोबोटिक्स के अनुसार एक असेंबली लाइन बना के चल सकती है। लेकिन वहीं पे हम कपड़े से बनने वाली कोई एक चीज, चाहे वो खादी से बनती हो, चाहे छोटी सी अगरबत्ती का हम एक उद्योग शुरू कर दें, एक छोटी सी फैक्ट्री में कम से कम 1000 लोगों को वहां पे रोजगार मिल जाएगा। तो हमको ये दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो जब हम स्टार्टअप्स की भी बात करें तो हम ये भी देखें कि वो स्टार्टअप आखिर किस लाइन में है, वो रोजगार भी दे रहे हैं कि नहीं, और उससे जो धन है, जो वेल्थ है, वो क्रिएशन हो रहा है कि नहीं। इन दोनों को बैलेंस, इनका संतुलन बना करके हम चले। बहुत अच्छी बात है, और एक नया एंगल आपने सोचने का मुझे भी दिया। बिल्कुल एकदम सही पॉइंट, जिस पर शायद हम यूं नहीं सोचते हैं, वो आपने हमें सिखाया। सर आईआईएम जो है वो आईआईएम इंदौर जो है विदेशों से भी बहुत सारे अनुबंध कर रहा है। क्या विजन, क्या खास वजह है इसकी? देखिए, एक ये पूरी पृथ्वी अब एक तरह से एक ग्लोबल विलेज बन गई है, ये बोला जाता है। और वो इसलिए कि आज इस पृथ्वी पे कहीं पे भी कुछ होता है, उसका असर भारत पे भी पड़ेगा।
यदि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। इस पृथ्वी पे कहीं भी कुछ हो रहा है, उसका असर अवश्य हमारे ऊपर पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। और इसलिए हमें विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए कि बाहर का कल्चर क्या है, उनके बेस्ट सिस्टम्स क्या हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उसी तरह से हमारा कल्चर क्या है, उसको हमें देश के बाहर ले जाना चाहिए। अब हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हमसे लोग क्या सीख सकते हैं। तो जब हम सब एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे तो इस पूरे विश्व में जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, मेरे अनुसार वो आने लगेगा। और हम लोग ऐसे भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम का मात्र ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अपने विषय में लोगों को बताएं, बल्कि ये भी है कि दूसरों के विषय में भी जाने, उनके विषय में भी जाने, उनके जो अच्छी चीजें हैं उनको हम सीखें, और जो हमारी अच्छी चीजें हैं उसको हम पूरे विश्व में फैलाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और हमने सुना है कि आपके वहाँ स्लोगन चलता है, आप हमें समस्याएं दो, हम समाधान देंगे। इसका मतलब समझाएं उनको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनसे हमने इंस्पायर होकर एक इंस्पिरेशन लिया। और इसका कहने का मेरा यही मतलब है कि मैं आरंभ से ही, जिस दिन से मैंने IIM इंदौर के निदेशक का पदभार ग्रहण किया, उसी दिन से मैंने एक बात बोली कि IIMs हमने काफी कुछ किया है, लेकिन कम्युनिटी के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए संभवतः हम जितना कर सकते थे हमने नहीं किया है। और इसलिए हमने बोला कि IIM इंदौर प्रतिबद्ध रहेगा कि वो देश की समस्याओं को और अपने आसपास जो भी दिख रहा है उसके प्रति संवेदनशीलता ला करके उनका समाधान करने का प्रयास करेगा, समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए ये मेरा एक आह्वान है, ये एक पब्लिक मन से आह्वान है। चाहे वो नगर पालिका हो, और मैं सिर्फ इंदौर नगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश की कोई भी नगर पालिका हो, चाहे वो एक प्रदेश का राजनीतिक मंडल हो, प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन हो, और चाहे वो देश का एडमिनिस्ट्रेशन हो, यदि उनको लगता है कि पब्लिक सिस्टम से लेकर के कोई समस्या है, एजुकेशन से के क्षेत्र में कोई समस्या है, हेल्थ के क्षेत्र में कोई समस्या है, किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या है, वो हमारे पास लाएं, और हम खुद और जो हमारे साथ और भी इंस्टीट्यूट्स जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारे अनुबंध हैं, चाहे वो भारत के इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो देश के, विश्व के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हों, उनके साथ मिल करके हम उन समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा आह्वान है। और मुझे बहुत आपके साथ ये साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने आकर के हमसे बोला कि आप हमारी समस्या का निस्तारण करिए। धनबाद से किसी ने आकर के हमको एक लेटर लिखा है कि स्वच्छ भारत अभियान में हम ये चाहते हैं और इंदौर से सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज कम से कम भारत के जितने भी शहर हैं वो इंदौर से ये सीखना चाहते हैं कि हम अपने आप को और स्वच्छ कैसे कर सकें। और स्वच्छ भारत मिशन में एक पर्टिकुलर चीज होती है IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। उस स्ट्रैटेजी को लेकर के IIM इंदौर के पास बहुत सारे शहर आए हैं। अच्छा। हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम सबका समाधान कर सके, पर हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ। हम भारत सरकार के साथ भी बात कर रहे हैं कुछ एक सेंटर बनाने का IIM इंदौर में, ताकि हम अन्य लोगों के और लोगों के पास और शहरों के पास भी पहुंच सके। क्या बात है। कुछ इंदौर में ऐसा हुआ है क्या कि इंदौर की कोई पर्टिकुलर समस्या जो IIM इंदौर के साथ सुलझाई गई हो या बेहतर करी गई हो, आप हमसे अगर शेयर करना चाहें? ट्रैफिक की तो हमने समस्या सुलझाई ही है। उसके बाद हम इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के हम कुछ मॉडल्स बना रहे हैं ताकि हम अन्य शहरों की समस्याओं का भी समाधान कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए 3.25 लाख प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश के, उनके लिए एक वीडियो मॉड्यूल के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी। पहले हमने उनकी समस्याओं का पता किया कि कोविड के टाइम में उनको क्या समस्याएं हुई हैं। तो ये पता चला कि 3 चीजों में उनको समस्याएं हुई हैं: सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इन तीनों के ऊपर मेरे जो फैकल्टी हैं उन्होंने मिलकर के मेरे साथ वीडियो मॉड्यूल्स बनाए, और उसके द्वारा हम 3.25 लाख शिक्षकों तक पहुंचे हैं और उनका हमने निस्तारण किया है इन चीजों का। उसके अलावा जो CM राइज प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम जो चुने हुए कुछ 350 प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, उनको 5 दिन की लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद वो लोग जाकर के अपने स्कूल में लीडरशिप ट्रेनिंग देंगे। और अब तक जितने भी स्कूल प्रिंसिपल्स आए हैं
अब एक तो ये है कि लोग बहुत जनरस हैं, लोग यहाँ के बहुत लार्ज हार्टेड हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है हमारे कार्यक्रम की, वो उसको सुन करके बस मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। पर इसके द्वारा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हम लोग मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। विजन 2047 जो भारत का है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही जब मध्य प्रदेश का जब भी बजट बनता है तो उसके पहले हम लोग अपने सुझाव देते हैं कि किस दिशा में हमको क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं विनीत IIM इंदौर के। सर, आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप माउंटेनियर भी हैं, पहाड़ों पर भी आपने चोटियों पर जाकर आए। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये चीज जो है मुझे आपके बारे में नहीं पता थी इससे पहले। तो हिमालयाज मेरे स्पिरिचुअल अबोर्ड हैं, तो हिमालय पे ही मुझे भी बोध हुआ था, यदि मैं ये कह सकूं कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरा जीवन किस लिए बना है। और इसलिए मैं हिमालय के बहुत करीब हूँ और मैं ये बोलता भी रहता हूँ कि मेरा नाम ही हिमांशु है, हिम का अंशु। क्या बात है। तो पहाड़ों का शौक मुझे बहुत सालों से है, लगभग 30 वर्षों से मैं पर्वतारोहण कर रहा हूँ और काफी सारी पीक्स मैंने की हैं। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं वहाँ पे कि सबसे पहले जो मेरी पर्वतारोहण की गुरु हैं, उनसे बेहतर गुरु मैं नहीं सोच सकता था, वो है बचेंद्री पाल। क्या बात जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली। तो जब भी मैं हिमालय पे जाता हूँ तो मुझे हमेशा वहाँ पे अगर मेरे दिमाग में कोई भी समस्या है उसका समाधान मिल जाता है, और वहाँ पे मुझे एक अंतर्मुखी होकर के आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने का एक अवसर मिलता है। और इसलिए मैं हर साल वापस पहाड़ों पे जाता रहता हूँ, एवरी ईयर। और इस बार भी जुलाई में मैं किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी पीक है, उसको स्केल करने के लिए जा रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। हम लोग परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास दो चीजें करने के लिए समय नहीं है, और आप इतना कुछ करने के बाद आप ये भी कर पा रहे हैं। सर, योगा में आपका बहुत विशेष योगदान रहा है। योग, अब पर्वत से मुझे योग भी याद आ जाता है, और मैं इमेजिन कर पा रही हूँ हिमांशु सर को पर्वतारोहण और योग की मुद्राओं में, क्योंकि मैंने देखा है आपको कि आप योग से खास जुड़ाव रखते हैं। ये स्टूडेंट्स के साथ कैसे, स्टूडेंट्स को भी क्या इस चीज के लिए आप मोटिवेट करते हैं कि योगा जैसी चीजों में उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, दो चीजें बहुत आवश्यक है। एक, सबसे पहले हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है। तो यदि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यदि हम एक शैक्षिक संस्था है, तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ रहे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। इसलिए हमारे कैंपस में योग के शिविर लगते रहते हैं। उसके बाद जिम भी है। हम ये नहीं बोलते कि आपको यही करना है या वो करना है। योग से मुझे लाभ मिला है। कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता से करना, उसी को योग बोलते हैं। और उसी तरह से जो योगी है वो किसी भी कार्य को कुशलता से कर सकता है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। और साथ ही ये भी है कि योग हमारी संस्कृति का प्रतीक भी है। आज यदि जो हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो योग है। बाहर जब भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं देश के बाहर, तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि अरे, वो अस्यूम करते हैं कि आपको योग तो आता ही होगा क्योंकि आप भारत से हैं। तो ये भी मैं उनको बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको उनको दिखाने के लिए करना चाहिए, लेकिन विश्व की अपेक्षा है एक आपसे कि आप योग के विषय में और भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ जानते हो। तो इन दोनों कारणों से मुझे लगता है कि योग की शिक्षा और उसको सीखना और सिखाना दोनों परम आवश्यक है। मतलब मैंने ऐसा समन्वय नहीं देखा जिसमें अक्सर हम बोलते हैं ना कि नई और मॉडर्न चीजों के चक्कर में हमने पुरानी चीजें पीछे छोड़ दी, मगर हिमांशु सर इज अ ट्रू एग्जाम्पल जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। शायद उतना जितना कोई नहीं बढ़ा सकता, पीछे की चीजों को भूले बिना, जो हमारी संस्कृति या हमारी रिचनेस है हमारे कल्चर की, उन्हें भूले बिना। एनीथिंग एल्स जो हमें बताना चाहेंगे? बड़ा मजा आ रहा है सर हमें बात करते हुए, और बहुत सारी नई चीजें जानने को मिल रही, कहीं हम कुछ मिस ना कर जाए। इज देयर एनीथिंग एल्स जो हमें पता होनी चाहिए या सबको पता होना चाहिए? IIM इंदौर में हम लोग भाषाओं पे भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो IIM इंदौर की जो लाइब्रेरी है उसमें हमने सारी रीजनल भाषाओं की लिटरेरी किताबें मंगाई हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का अर्जन करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इसलिए मैंने एक चीज अपने बचपन में ये सीखी कि मेरे आसपास घर में सिर्फ किताबें होती थी, और यदि आपके पास घर में सिर्फ किताबें हैं और कोई खिलौना इत्यादि नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद आप किताब उठा करके कुछ तो उसका करेंगे, या तो उससे खेलेंगे और खेलते खेलते संभवतः थोड़ा पढ़ भी लेंगे। तो इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी लाइब्रेरी में
जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं भारत की, उन सबका लिटरेचर हो, क्योंकि लिटरेचर के अंदर जो रिचनेस होती है ह्यूमन इमोशंस को समझने की, वो कहीं और नहीं होती है। और उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि IIM इंदौर में जितने भी हमारे छात्र हैं वो एक दूसरे की भाषाओं के प्रति संवेदनशील हों। तो इस साल से आरंभ होते हुए हम वर्कशॉप करा रहे हैं भारत की 2 भाषाओं पे, संस्कृत और तमिल। तो संस्कृत और तमिल की भाषाओं पे वर्कशॉप होंगे 6-6 महीने के, और इसमें हमारे यहाँ के छात्र, संकाय के सदस्य, फैकल्टी के परिवार के, कम्युनिटी का कोई भी उसमें भाग ले सकता है। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप खुद संस्कृत का बहुत विशिष्ट ज्ञान रखते हैं। संस्कृत मेरी प्रथम भाषा है, तो मैं संस्कृत पहले सीखा, उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी और पंजाबी। क्या बात है सर। जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है, आई थिंक हर पेरेंट के मन में आ रहा होगा, आई विश कि मेरी बच्ची IIM इंदौर में पढ़ पाए। सौभाग्य होगा। क्या बात है। तो मतलब आपसे बात करके लग रहा है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट को हम देख पा रहे हैं, और एक देश जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, जिसमें इंडस्ट्रीज अच्छी हो जाए, जिसकी अर्थव्यवस्था GDP अच्छा हो जाए, और वहां नागरिक हो कौन, जो IIM इंदौर से पढ़े हो। तो जिन्हें मैनेजमेंट भी आता है, जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी हो, तो शायद ये तो अद्भुत होगा। सर, जो माहौल मैं सुनकर महसूस कर पा रही हूँ कि IIM इंदौर में होता है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान सीखते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर संवेदनशीलता और स्पिरिचुअलिटी आती है। मैं चाहूंगी आपका एक मैसेज सारे शिक्षण संस्थानों के लिए, कि किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट में उन्हें काम करना चाहिए भविष्य के नागरिकों के। सारे शिक्षण संस्थानों को मैं एक आपके माय FM के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा, कि पूर्व में जब भी शिक्षण संस्थान अपने मिशन की बात करते थे, तो हमेशा अपने मिशन की बात करते थे कि हम कैसे बेहतर एजुकेशन दे सके, कैसे बेहतर शिक्षा दे सके। लेकिन अब हमको ये ध्यान देना होगा, बेहतर शिक्षा देना अर्थात हम फोकस अपने आप पे कर रहे थे, अपने आप पे और अपने शिक्षकों पे। हमको अब ये इमेजिन करना होगा, एक सपना देखना होगा सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को, कि किस तरह का देश हम चाहते हैं आज से 20-25 साल के बाद। और उस तरह के देश को यदि हम बनाना चाहते हैं, उस तरह के विश्व की यदि हम स्थापना करना चाहते हैं, तो उसमें किस तरह के लोग चाहिए। और जिस तरह के लोग चाहिए, उस तरह के लोगों को बनाने में हम एक शैक्षिक संस्थान के होने के उत्तरदायित्व को कैसे निभा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम वैसे लोग, वैसे लीडर्स तैयार कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये जो एक दृष्टि है, ये हमें अपनी बदलनी पड़ेगी, और अपने आप पे, और ये सोच करके कि हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है तो हम मैनेजमेंट में जितना जानते हैं वो पढ़ाएंगे, ये नहीं। हमको ये सोचना होगा कि देश को क्या आवश्यकता है, विश्व को क्या आवश्यकता है, उसके लिए मैनेजमेंट एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, और उस एजुकेशन को हम बनाने का प्रयास करें। ये हमको आगे जाके निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। क्या बात है। मुझे लगता है कि एक बहुत उम्मीद जागी है कि अगर आपके जैसे लीडर्स इस देश में हैं, तो भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। थैंक यू सो मच सर, 9 AM क्लब में हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। आपसे बात करना वॉज अ रियल मोटिवेशन, और सारे सुनने वालों को भी ये डेफिनेटली महसूस होगा। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Vinny.